नमस्कार छात्रों, YouTube चैनल जीके आर्ट पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है छात्र कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम भारतीय संविधान को लेकर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से संबंधित जो पार्ट पढ़ रहे थे उस पार्ट को आज कंटिन्यू करें और आज हम भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समाप्त करेंगे। तो हम लोग पिछली क्लास को अगर देखें तो पिछली क्लास में चर्चा हुआ था कि भारतीय संविधान को बनाने के लिए कौन कौन से कार्य किए गए थे और किस प्रकार से संविधान सभा की प्रमुख बैठकें बुलाई गई थी और उन बैठकों में क्या क्या किया गया था। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तृतीय बैठक में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तो उसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने पारित कर दिया और संविधान सभा के पारित करने के साथ ही संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, जब संविधान निर्माण के लिए अलग अलग कुल 13 कमेटियां बनाई गई थी। तो भारतीय संविधान को बनाने के लिए कुल 13 कमेटी बनाई गई थी। आइए उन प्रमुख कमेटियों के बारे में जानें जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनता ही है। तो संविधान सभा के द्वारा बनाई गई प्रमुख समिति कुल 13 समिति को बनाया गया था। 22 जनवरी 1947 को जैसे ही जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने पारित किया तो कुल 13 समितियां बनाई गई और इनमें से हम कुछ प्रमुख समितियों का ये नाम जानते हैं। सबसे पहले आइए देखते हैं संघ संविधान समिति। संघ संविधान समिति, इसके अध्यक्ष बनाए गए थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ये इस समिति के अध्यक्ष थे। दूसरा, संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति, इसके भी अध्यक्ष बनाए गए थे जवाहरलाल नेहरू। राज्य संबंधी समिति, इसके भी अध्यक्ष बनाए गए थे जवाहरलाल नेहरू। फिर उसके बाद राज्य संविधान समिति। राज्य संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। वार्ता समिति। वार्ता समिति वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, इसके बनाए गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। संचालन समिति। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रीय ध्वज। तथार्थ समिति। तथार्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति,
जीबी कृपलानी, जीबी कृपलानी। आवास समिति, आवास समिति पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया। और सबसे महत्वपूर्ण मसौदा समिति, मसौदा समिति या इसी को हम कहते हैं प्रारूप समिति, प्रारूप समिति। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या इसको मैं से भी कह सकते हैं ड्राफ्टिंग कमिटी, ड्राफ्टिंग कमिटी। ड्राफ्टिंग कमिटी इसके थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो ये संविधान सभा के द्वारा बनाई गई कुछ प्रमुख समितियां थी। इन्हीं समितियों को अलग अलग जिम्मेवारी दी गई थी अलग अलग कार्यों को करने के लिए। अब सवाल उठता है कि ये परीक्षाओं में हमेशा पूछा भी जाता है, इसमें ध्यान देंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रारूप समिति या मसौदा समिति याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। मौलिक अधिकार समिति के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा हम एक पॉइंट लिखवा दे रहे हैं। संविधान सभा के द्वारा बनी सबसे बड़ी समिति, सबसे बड़ी समिति, और इसलिए बड़ी कि इसमें कुल 54 सदस्य थे, 54 सदस्य थे। अब देखिए ये समिति क्या बनाई गई। जैसे जितने भी हमारे संविधान सभा के प्रमुख सदस्य जो चुनकर संविधान सभा में भेजे गए थे, उन संविधान सभा के सदस्यों में से जो भी महत्वपूर्ण लोग थे, जिनको संविधान के बारे में कुछ विशेष जानकारी थी, जो अच्छे ढंग से कार्य कर सकते थे, उनको उस समिति का अध्यक्ष बनाया गया और उनको अध्यक्ष बनाकर कुछ जिम्मेवारी दी गई कि आप अपने नेतृत्व में जो कमेटी बनाई जा रही है उस कमेटी के कार्यों को सफलतापूर्वक अपने लोगों के माध्यम से कराएं। तो संघ संविधान समिति यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का संविधान कैसा रहेगा, भारत सरकार, संघ का मतलब यहाँ पर भारत सरकार हो गया। भारत सरकार के समिति को यहाँ पर दिया गया जिम्मेवारी जवाहरलाल नेहरू को। भारत सरकार में अगर देखें तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या यूँ कहा जाए कि सांसदों के बारे में, न्यायालय के बारे में, इस प्रकार के जो नियम वगैरह बनने वाले थे उसकी जिम्मेवारी दे दी गई जवाहरलाल नेहरू को। उसी तरह से संघ शक्ति समिति, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितना पावर रहेगा, किस पावर का वो इस्तेमाल कहाँ तक कर सकता है, ये सब जिम्मेवारी भी जवाहरलाल नेहरू को ही दिया गया। और राज्य संबंधी कोई मामला होगा तो राज्यों से संबंधित जो भी मामले होंगे उसके लिए भी जवाहरलाल नेहरू को ही जिम्मेवारी दी गई। यानी कि ये प्रमुख समितियों की जिम्मेवारी 3 समितियों को यहाँ पर निभा रहे हैं जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद राज्यों का संविधान कैसे होगा। राज्यों का संविधान का मतलब है कि राज्यपाल की स्थिति क्या होगी, मुख्यमंत्री की स्थिति क्या होगी, विधायकों की स्थिति क्या होगी, राज्य के हाईकोर्ट जो होंगे, न्यायालय, उनकी स्थिति क्या होगी। इन सब को लेकर नियम बनाने की जिम्मेवारी सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई और उनके नेतृत्व में जो भी लोग थे वो लोग अच्छे ढंग से कार्य को किया करते थे। फिर वार्ता समिति, वार्ता समिति का मतलब हो गया बातचीत। जैसे किसी राष्ट्राध्यक्ष के साथ हमारे देश के लोगों की बातचीत किस प्रकार से होगी, या संघीय सरकार से राज्य की सरकारें किस प्रकार से बातचीत करेगी, इसको लेकर जो नियम बनेंगे उसकी भी जिम्मेवारी सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, जनता को कौन कौन से अधिकार दिए जाएंगे, जनता को क्या अधिकार मिलेगा, उन अधिकारों का प्रयोग जनता किस प्रकार से करेगी। ठीक उसी प्रकार से देश के जो अल्पसंख्यक हैं उन अल्पसंख्यकों की हिफाजत किस प्रकार से की जाएगी, अल्पसंख्यकों के अधिकार किस प्रकार से मिल सकेंगे, इसको लेकर भी जिम्मेवारी सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को मौलिक अधिकार समिति की जिम्मेवारी इसीलिए दी गई थी क्योंकि पटेल साहब ही भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में सबसे पहले अंग्रेजों से मौलिक अधिकारों की मांग
कराची में की थी। तो सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग करने वाले वल्लभ भाई पटेल ही थे, इसीलिए उनको मौलिक अधिकार समिति का अध्यक्ष बनाया गया और इस समिति में सबसे ज़्यादा सदस्य थे, इसीलिए यह संविधान सभा के द्वारा बनाई गई सभी समितियों में सबसे बड़ी समिति थी, जिसमें कुल 54 सदस्य थे, 54 सदस्य थे। संचालन समिति जो कि राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष बनाए गए थे और जो भी संविधान सभा की बैठकें हो रही थी उन सभी संविधान सभा की बैठकों का संचालन वो खुद करते थे। तो उनसे बढ़िया जानकारी इस मामले को लेकर कोई नहीं हो सकता था। जिसका जो शक्ति था, जिस प्रकार के उसके कार्य थे, जिसमें वो रुचि रखता था, जिस कार्य में वो पारंगत था, उनको उसी प्रकार की जिम्मेवारी भी दी गई थी। तो संचालन समिति का मतलब ये हो गया कि लोकसभा की बैठकों का संचालन कैसे होगा, राज्यसभा की बैठकों का संचालन कैसे होगा, विधानमंडल के बैठकों का संचालन कैसे होगा, इसकी जिम्मेवारी दे दी गई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। राष्ट्रीय ध्वज तथार्थ समिति, भारत के झंडे को लेकर, भारत का झंडा किस तरह से होगा, भारत के झंडे को कैसे स्वीकार किया जाएगा, कब इसको राष्ट्रीय ध्वज मनाया जाएगा, इस प्रकार के कार्यों को करने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही जिम्मेदारी दी गई राष्ट्रीय ध्वज तथार्थ समिति। और यहाँ पर झंडा समिति, दोनों में ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय ध्वज, ये राष्ट्रीय ध्वज तथार्थ समिति है जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, और झंडा समिति केवल बोलेगा तो झंडा समिति के जेबी कृपलानी हैं। अब सवाल उठता है कि कहीं ये मिस ना कर जाए कि राष्ट्रीय ध्वज तथार्थ समिति के राजेंद्र प्रसाद या झंडा समिति के जेबी कृपलानी कैसे होंगे, तो ध्यान रखेंगे राजेंद्र प्रसाद में एक शब्द यहाँ पर निकाल लेंगे, राजेंद्र से राजा शब्द निकालेंगे, राजेंद्र राजा। तो राजा राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के लिए तो भारत के सभी नागरिक फहराते हैं, लेकिन सबसे पहली जिम्मेवारी किसकी होती है, राजा की होती है। तो राष्ट्रीय ध्वज फहराने की सबसे पहली जिम्मेवारी किसकी, राजा की होती है। तो राष्ट्रीय ध्वज तथार्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति के लिए क्या याद करेंगे, जेबी कृपलानी, झंडा समिति के जेबी कृपलानी थे, याद रखिएगा। ये वही जेबी कृपलानी है जो आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। जब देश आज़ाद हुआ उस समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, जेबी कृपलानी थे। आवास समिति के बनाए गए थे कौन, पट्टाभी सीतारामैया। आवास समिति के पट्टाभी सीतारामैया थे जो कि इस समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है मसौदा समिति या प्रारूप समिति, जिसको हम ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ये जो है कमेटी, इसका क्या रोल है और ये सबसे महत्वपूर्ण क्यों है, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर बनाए गए थे। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है, संविधान का पिता कहा जाता है। तो आखिर में ऐसा उन्हें क्यों कहा जाता है, जबकि सीधी सीधी बात है कि संविधान सभा की टोटल 389 सदस्य थे और 389 सदस्यों की जिम्मेवारी थी कि भारत के संविधान का निर्माण करें, लेकिन अकेला श्रेय बी.आर. अम्बेडकर को दिया गया। उन्हीं को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। तो ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो भी समितियां थी उन सभी समितियों की यह जिम्मेवारी थी कि अपने अपने तरह के जो भी कार्य उनको मिले हैं उन कार्यों को करने के बाद, उस पर कानून बनाने के बाद वो सभी लिखित रूप से सारे प्रमाण लाकर मसौदा समिति के पास रखेंगे, प्रारूप समिति के पास रखेंगे। जैसे मौलिक अधिकारों से संबंधित नियम कौन कौन से बनाए गए हैं, उन सारे नियमों को एक जगह कलेक्ट किया जाएगा और उसको कलेक्ट करने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ये अपने पूरे मेंबर के साथ उसको लाकर के इसको सौंपेंगे मसौदा समिति को, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को। अब रही बात कि इसको हम महत्वपूर्ण क्यों कहते हैं, क्योंकि इन सभी समितियों का कार्य था संविधान के लिए नियमों का निर्माण करना। ये सभी लोग संविधान के नियमों का निर्माण कर रहे थे। संघ शक्ति समिति जो भी कार्य मिला उसको उन्होंने कार्य किया, राज्य संबंधी समिति के लिए जो भी कार्य मिला उसको उन्होंने कार्य किया, राज्य संविधान समिति का कार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो भी मिला उन्होंने उसके लिए कार्य किया। और सभी लोग अपने अपने तरह से कानूनों का निर्माण करके लाकर बी.आर. अम्बेडकर को सौंप दिए। और बी.आर. अम्बेडकर का अब क्या काम दिया गया था, यानी उनकी समिति को क्या काम दिया गया था, उनकी समिति जिसको हम मसौदा समिति या प्रारूप समिति कहते हैं, इनका काम था कि सारे नियमों को लाइन बाय लाइन करके सजा देना। आपको संविधान के नियमों को बनाना नहीं है, लेकिन आपके लिए जो भी संविधान के नियम बनाकर आएंगे उन सारे नियमों को सीरियल से एकदम सजाना है। तो सबसे चैलेंजिंग कार्य हम इन्हीं को कहेंगे, बी.आर. अम्बेडकर का। इसलिए चैलेंजिंग काम करेंगे क्योंकि नियम बनाने से ज़्यादा डिफिकल्ट काम होता है नियमों को सजा देना।
हम इसलिए डिफ़िकल्ट कहेंगे क्योंकि नियम तो जो कुछ भी होते हैं आप अपनी कमेटी के माध्यम से, जब आपकी कमेटी में कुछ लोग हैं, आप उस कमेटी के हेड हैं, तो आप भी कुछ जानते हैं, आपके सदस्य भी कुछ जानते हैं, सभी लोगों से आपने सुझाव लिया, सबने अपने सुझावों को दिया, जिसके बाद से आपने कानून का निर्माण कर लिया। लेकिन अब सवाल उठता है कि जो सुझाव दिए गए, उन सुझावों के आधार पर अब किस कार्य को हम आगे रखेंगे, किस कार्य को पीछे रखेंगे, ताकि आगे चलकर किसी प्रकार का टकराव ना हो। ये बहुत ही चैलेंजिंग काम है। सिंपल सा एक एग्जांपल देखिए, जैसे मान लेते हैं कि कोई एक कमेटी है, मैं अपने तरफ से कुछ बातों को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई एक कमेटी है जिसको यह जिम्मेवारी मिली है कि आप स्कूल से संबंधित नियमों को बनाइए, आपको स्कूल से संबंधित नियम बनाना है। तो चलिए, उस कमेटी के सभी सदस्यों ने नियम क्या बनाया। किसी ने कहा कि भाई स्कूल की बात है तो प्रार्थना होना चाहिए, प्रेयर होना चाहिए, सही है। दूसरा एक नियम बनाया गया कि प्रेयर तो होगा ही होगा। उसके बाद एक और नियम हम बना रहे हैं क्या, कि सबसे पहले बच्चों का अटेंडेंस लिया जाएगा। अटेंडेंस की बातें हो गई। फिर उसमें एक नियम बन गया क्या कि टोटल 8 क्लास के ड्यूरेशन में मतलब पढ़ाई होगी, मतलब 8 घंटे जो पढ़ाया जाएगा, उस 8 घंटे में 4 घंटे पहले होंगे, उसके बाद से ब्रेक होगा बीच में, और ब्रेक होने के बाद से फिर से 4 घंटे क्लास कराया जाएगा। उसके बाद लास्ट में छुट्टी का प्रावधान। यानी कि ये सारे नियम एक बनाए गए कि स्कूल के ये नियम होने चाहिए। अब मान लीजिए कि उसको दिया गया कि भाई ये नियम रहेगा, ये नियम रहेगा, ये नियम रहेगा, ये नियम रहेगा, ये नियम रहते हैं, स्कूल के लिए अच्छे कहलाएंगे। अब एक व्यक्ति को जिम्मेवारी क्या मिला, जो संविधान के बारे में, जो नियमों के बारे में कुछ जानता ही नहीं है, उसको दिया गया कि भाई हमने बता दिया कि स्कूल में ये चीज़ होना चाहिए, आप जो है इसको सजाइए कि कौन पहले हो और कौन बाद में हो। सजाने वाले ने क्या किया, सजाने वाले ने क्या सजाया कि सबसे पहले अटेंडेंस बोला जाएगा, उसके बाद छुट्टी कर दिया जाएगा, फिर क्लास लगा दिया जाएगा, उसके बाद प्रार्थना होगा। तो सारे नियम उल्टा पुल्टा हो जाएंगे। तो नियमों को सजाना सबसे चैलेंजिंग काम था। संविधान की जितनी भी समितियां थी, संविधान सभा के द्वारा जो भी बनाई गई समितियां थी, उन सभी समितियों ने अपने अपने तरह से कानून को बनाया, अपने अपने समिति को लेकर कार्य जो किया वो किया, और उस कार्य को करने के बाद उन्होंने लाकर प्रारूप समिति के पास उसको सौंपा कि अब आप इसको सजाइए। और B.R. अम्बेडकर ने उसे बहुत ही बारीकी से समझाया, उसको इतने अच्छे ढंग से सजा दिया कि कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रही। इसीलिए B.R. अम्बेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट रोल अगर किसी ने अदा किया था तो वह डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। अब प्रारूप समिति के बारे में, चूंकि बहुत सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी है, इसलिए इसके बारे में ये भी पूछ देता है कि इस कमेटी का गठन कब हुआ था। तो इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था, 29 अगस्त 1947 को। और इस प्रारूप समिति में कुल पूछे कि सदस्य संख्या कितनी थी, तो कुल सदस्यों की संख्या थी इसमें 7। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, जिसमें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। अब आइए प्रारूप समिति के 7 सदस्य कौन कौन थे, उनका यहाँ पर हम नाम जाने, क्योंकि अक्सर परीक्षाओं में यह पूछा जाता है प्रश्न कि इनमें से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था, या सीधे पूछेगा कि इनमें से कौन प्रारूप समिति का सदस्य था। तो किसी भी टाइप से प्रश्न आए आप उसको बनाइए। प्रारूप समिति के टोटल सदस्यों की संख्या 7 थी, और 7 में एक व्यक्ति का नाम तो आपको बिल्कुल याद हो ही चुका है, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के सदस्य, प्रारूप समिति के सदस्यों में एक नाम जो हम पहले बता चुके हैं, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर इस समिति के क्या थे, अध्यक्ष। उसके बाद कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। सैयद मोहम्मद सादुल्ला। अल्लादी
कृष्णास्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी आयंगर, एन गोपाल स्वामी आयंगर, एन माधवराव, ये BL मित्र के स्थान पर, मित्र के स्थान पर। और एक नाम और याद करेंगे, DP खेतान, DP खेतान, लेकिन 1948 में इनकी मौत के बाद TT कृष्णमाचारी, TT कृष्णमाचारी सदस्य बने। तो यहाँ पर थोड़ा सा दो नाम और भी एक्स्ट्रा हो जा रहा है। एन माधवराव BL मित्र के स्थान पर बनाए गए थे और DP खेतान की 1948 में मृत्यु हो गई थी। तो DP खेतान की 1948 में मृत्यु के बाद, उनकी मौत हो जाने के बाद TT कृष्णमाचारी को सदस्य बनाया गया था। तो ये प्रारूप समिति के 7 सदस्य थे जिनकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी कि संविधान के सारे नियमों को क्रम से बिल्कुल सजाना, जिससे आने वाले समय में किसी प्रकार की कोई समस्या न होने पाए। अब देखिए, प्रारूप समिति के सदस्यों ने बहुत ही अच्छे ढंग से काम किया। संविधान के सारे नियमों को जैसे जैसे उनके पास आते चले गए, संविधान के नियमों को उन्होंने सजाना शुरू किया और एक एक करके संविधान के सारे नियमों को सजा दिया। अब सजाने के बाद इन्होंने क्या किया, 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। मतलब ये हुआ कि संविधान सभा के अंदर प्रारूप समिति ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया कि हमने संविधान के सारे नियमों को बहुत अच्छे ढंग से और अपने समझ से सजा दिया है, जिसमें कहीं किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। लेकिन मैं अब इसको संविधान सभा के अंदर प्रस्तुत कर रहा हूं। 21 फरवरी 1948 को उन्होंने संविधान सभा में इसे प्रस्तुत किया और ये कह दिया कि हमने तो संविधान के सारे नियमों को अच्छे ढंग से सजाया है, बट संविधान सभा को अगर इसमें किसी प्रकार की त्रुटि नज़र आ रही है तो बारीकी से इस पर बहस करा लें, यानी कि कहीं भी ऐसा ना हो कि नियम गलत सज गए हैं। आप संविधान सभा के जो भी सदस्य हैं वो सभी सदस्य एक एक करके सजाए गए नियमों पर बारीकी से निरीक्षण करते हुए इस पर बहस करें और देखें कि कौन सा नियम सही जगह पर गया है या नहीं गया है, और अगर नहीं गया है तो उसको कहाँ होना चाहिए, ये सब संविधान सभा को मिलकर तय करना चाहिए। इस तरह से प्रारूप समिति ने जो भी 21 फरवरी 1948 को अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, उस रिपोर्ट पर 114 दिन बहस हुआ। 114 दिन बहस हुआ। यहाँ पर कहने का मतलब ये हो गया कि कौन सा नियम यहाँ होना चाहिए, कौन सा नियम यहाँ होना चाहिए, कौन सा नियम सही है। कुल 114 दिन बहस हुआ और अंतोगत्वा संविधान सभा के द्वारा इस प्रस्ताव को पूरी तरह से पारित कर दिया गया। संविधान सभा ने संविधान के प्रारूप को पारित किया और जैसे ही प्रारूप को पारित किया, हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। टोटल संविधान सभा के द्वारा संविधान पर 3 वाचन किया गया था और जैसे ही तीनों वाचन के प्रक्रिया को संपन्न हुआ, उसी के साथ हमारे संविधान निर्माण की प्रक्रिया भी संपन्न हो गई। जिस दिन अंतिम बैठक हुआ था, यानी संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था, जिस बैठक में संविधान सभा के 284 सदस्य थे और उन 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिया था और हस्ताक्षर करने के साथ ही हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। हालांकि इसके निर्माण की प्रक्रिया की बात करें तो यह निर्माण हमारा संविधान
26 नवंबर 1949 को हो गया, जैसे ही संविधान सभा में संविधान पर तृतीय वाचन समाप्त हुआ, संविधान निर्माण की प्रक्रिया पूरी तरह से समाप्त हो गई। तो आइए हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन अब आपसे क्या पूछा जाएगा संविधान को लेकर। आपसे अब ये पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान का निर्माण, भारतीय संविधान का निर्माण, एक तो ये पूछ देगा, या आपको ऐसे भी दे सकता है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, संविधान दिवस, या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि संविधान को अंगीकार, संविधान को अंगीकार या अंगीकृत कब किया गया, या आपको ये भी पूछ दिया गया कि संविधान को स्वीकार कब किया गया, स्वीकार कब किया गया। और इन सारे स्थितियों में आपका सिर्फ एक ही आंसर बनेगा, 26 नवंबर 1949। अब देखिए यहाँ पर बच्चे किस तरह से डाउट में जाते हैं और कहाँ पे गलती कर देते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण कब समाप्त हुआ, ये तो बच्चे बता देते हैं आसानी के साथ, 26 नवंबर 1949, इसमें कहीं उनको दिक्कत नहीं होता है। संविधान दिवस, जिस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया, उसी दिन को हम खुशी में क्या मनाते हैं, संविधान दिवस। हमारा संविधान इसी दिन बनकर तैयार हुआ था, इसीलिए हम 26 नवंबर को क्या मनाते हैं, संविधान दिवस। बच्चे कहाँ पर जो है कंफ्यूज होते हैं जब ये पूछता है कि भारतीय संविधान को कब स्वीकार किया गया, भारतीय संविधान को कब स्वीकार किया गया। और याद रखिएगा पहला ऑप्शन देता है 26 जनवरी 1950, उसके बाद दूसरे ऑप्शन में देता है 26 नवंबर 1949, और अधिकांश बच्चे आंसर लगाते हैं कि 26 जनवरी 1950। अब दिमाग में उनको ये क्यों सेट करता है, उनके दिमाग में ये जाता है कि संविधान को कब स्वीकार किया गया, तो अपना आंसर लगाते हैं 26 जनवरी 1950 को, लेकिन ये गलत है। आंसर क्या होगा, 26 नवंबर 1949। और गलती ये हो जाती है कि बच्चे क्या सोच लेते हैं कि संविधान को स्वीकार कब किया गया, तो स्वीकार तब ना करेंगे जब हम उसे लागू करेंगे। जैसे मान लीजिए कि मोदी जी ने ये नियम जनता पर लगाया कि आज रात्रि के बाद 1000 के नोट और 500 के नोट नहीं चलेंगे, तो उन्होंने देश पर इसको लागू किया, इन्होंने लागू किया, तब उसको जनता ने स्वीकार किया कि हाँ भाई नहीं चलेंगे तो नहीं चलेंगे। तो इसका मतलब बच्चे ये समझते हैं कि संविधान को हम स्वीकार तब ना करेंगे जब इसे लागू कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ी सी आप जो है गलती करते हैं। यहाँ बात तो आप सही समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ स्वीकार से मतलब है कि जनता का स्वीकार नहीं, संविधान बनाने वाले लोगों ने इसे स्वीकार किया। संविधान बनाने वाले लोगों ने इसे स्वीकार किया कि हम अपने इस संविधान को आज स्वीकार करते हैं। तो ये स्वीकार कब किया गया, 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन बना उसी दिन। ये स्वीकार का मतलब जनता नहीं समझेंगे, संविधान सभा के सदस्य को समझेंगे कि संविधान सभा के सदस्य ने स्वीकार किया। और स्वीकार करने को ही हम क्या बोलते हैं, अंगीकृत करना, उसको अपना लेना। तो जो भी आपका प्रश्न यहाँ से बनेगा सबका आंसर 26 नवंबर 1949 होगा। संविधान का निर्माण, संविधान दिवस, संविधान को कब अंगीकृत किया गया, संविधान को कब स्वीकार किया गया, सबका आंसर क्या बनेगा, 26 नवंबर 1949। हाँ, एक शब्द जब आपसे पूछेगा कि संविधान लागू कब हुआ, संविधान लागू, और यहाँ लागू से मतलब है जनता से, और ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो संविधान लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। चूंकि संविधान जब बना था तो संविधान बनने के साथ ही कुछ नियम उसी समय अपना लिए गए थे और कुछ नियमों को जनता के लिए 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो इस दिन हमारा संविधान लागू हो गया। इस तरह से हमारा संविधान का निर्माण प्रक्रिया संपन्न हुआ। अब सवाल उठता है कि जो संविधान बनाया गया उस संविधान में क्या क्या चीज़ें दी गई, यानी यहाँ पर हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि भारतीय संविधान में कुल कितने लेसन दिए गए और उन लेसनों में अब हमें क्या पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है,
हमसे सवाल कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे, कितने लेसन बनाए गए, कितने लेसनों में कितने नियम बनाए गए, कितनी अनुसूचियाँ यानी महत्वपूर्ण टॉपिक बनाए गए, आइए उनके बारे में हम जानते हैं। मूल संविधान यानी जब संविधान बना था तब, यानी कब, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949। तो मूल संविधान में देखें, मूल संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद। यहाँ अनुच्छेद कहने का मतलब है नियम, रूल। संविधान के नियमों को अनुच्छेद कहा जाता है। संविधान के जो नियम होते हैं उसको अनुच्छेद कहते हैं संविधान की भाषा में। उसी को इंग्लिश में कहेंगे तो रूल हो जाएगा, उसी को हिंदी में कहेंगे तो नियम हो जाएगा, वही संविधान की भाषा में लिखेंगे तो अनुच्छेद हो जाएगा, वही पुलिस डिपार्टमेंट की भाषा में लिखेंगे तो धारा हो जाएगा। तो यहाँ पर 395 अनुच्छेद, कुल 22 भाग में 395 नियम बनाए गए और 8 अनुसूची। अनुसूची का मतलब यहाँ पर क्या समझेंगे कि जो 22 भाग हैं उन 22 भागों में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिस टॉपिक को समझना बहुत ही ज़रूरी है, इसीलिए उनको अलग हटाकर एक अलग टॉपिक पर लिखा गया है। जैसे आप देखते होंगे कोई लेसन आप जब पढ़ते होंगे तो उसमें देखिएगा ब्लैक कलर से या फिर कोई मतलब सेंटेंस मोटा मतलब लाइनिंग के साथ लिखा जाता है या रेड कलर में लिखा जाता है। इसका मतलब कि किताब लिखने वाला यह आपको दिखाना चाहता है कि आपका इस पर ध्यान अधिक होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो भी लेसन के इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उनको जो है एक जगह इकट्ठा करके एक अलग ही टॉपिक बना दिया गया, वही टॉपिक कहलाता है अनुसूची। और कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियां थी। अब आइए देखते हैं कि वर्तमान में यानी आज हम मान लेते हैं सीधे 2020 के स्थिति के अनुसार, ठीक है ना, अभी की स्थिति जो भी है उसके अनुसार से देखिए क्या हो जाएगा। अभी हो जाएगा 22 भाग, संविधान के 22 भाग आज भी हैं, 395 अनुच्छेद अभी भी हैं, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन अनुसूचियों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? ये हो गई है 12 अनुसूची। तो एक जगह केवल परिवर्तन क्या हुआ है कि अनुसूचियों की संख्या बढ़कर हो गई है 12। अब देखिए ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखवा दिया कि आज भी हम क्या बोलेंगे कि वर्तमान में 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं, लेकिन 8 अनुसूचियों की जगह आज कितने हो चुके हैं? 12 अनुसूचियाँ। लेकिन कुछ बच्चे क्या बोलते हैं कि सर हमने तो पढ़ा है कि 24 भाग होते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं सर हम तो पढ़ रहे कि 25 भाग हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हम तो पढ़ रहे कि 27 भाग हैं। याद रखिएगा, चाहे 24 हो, 25 हो या 27 हो, ये अलग से भाग नहीं लिखा गया है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर ये 22 लेसन है तो सीधा सीधा समझेंगे 1 2 3 4 5 इस तरह से करते करते आपके कितने? 22। अब जैसे क्या है ना कि जब संविधान देश पर लागू हो गया और संविधान लागू होने के बाद जैसे कुछ ज़रूरत की चीज़ें हमारे सामने आ गई कि संविधान में अगर इस लेसन की भी व्याख्या रहता तो शायद ज़्यादा बेहतर रहता। उस लेसन के बारे में उस समय डिस्कस किया ही नहीं गया था क्योंकि उस समय उसकी ज़रूरत ही नहीं था। लेकिन कुछ आज ऐसे नियम हैं जिसके लिए एक अलग लेसन की आवश्यकता है। तो हम भाई क्या करें? क्या हम ये बना दें कि कल 22 भाग थे, उसके बाद एक और लेसन जोड़ दिए 23 भाग, कल एक और लेसन जोड़ देंगे 24 भाग? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर 24 भाग आप सुन रहे हैं तो सीधा सीधा मतलब समझिए क्या उसके कहने का मतलब है। आप ये भी गलत नहीं सुन रहे हैं, ये भी आप गलत नहीं सुन रहे हैं, ये गलत सुन रहे हैं, ये दोनों सही सुनते हैं आप। तो इसका मतलब ये है कि 22 भाग तो अभी भी हैं जो कि लेसन के नाम ही हो गए 1 2 3 4 5 करके इस तरह से। लेकिन मान लीजिए कि कोई एक नए लेसन को हमको संविधान में जोड़ना है, जैसे कि कुछ बच्चे कहते हैं कि 24 लेसन है, 25 लेसन है, तो उस लेसन को हम अलग से नहीं जोड़ेंगे, यानी कि 22 के बाद 23 नहीं करेंगे। अब ऐसा नहीं होगा, वो होगा क्या, जैसे 1 है मान लीजिए एक लेसन, उसमें कुछ लिखा गया है किसी लेसन के बारे में। अब हमको ज़रूरत है कि एक ऐसा लेसन होता जो इस लेसन के पास रहता तो ज़्यादा अच्छा रहता, उस पर भी वहाँ पर डिस्कस उसका हो जाता। तो हमने क्या किया, इसी एक के आगे क्या कर दिया, लेसन क। एक 1 है लेसन और एक 1 का क है। अब इस लेसन को मैं इसमें मैंने कुछ लिख दिया,
अब बताइए कि ये तो वही है ना, एक एक, ये तो एक ही है, 2 3 4 5 6 7 8 9 सब उसी हैं। लेकिन अगर आप गिनती करेंगे तो एक ये गिनाएगा, फिर ये 2 गिनाएगा, फिर ये 3 गिनाएगा, ये फिर 4 गिना जाएगा। इस प्रकार से अगर गिनती करेंगे तो टोटल वो कितना हो गया, 23 हो गया। जैसे मान लीजिए कि एक लेसन है 4 और यहीं पर हमको एक और लेसन ऐड कर देना है, कोई 4 का क, यहाँ पर एक लेसन बन गया। तो अब मुझे बताइए कि ये लेसन तो वही दिख रहा है, 1 4 4, ये भी 4 है, ये भी 4 है, बस उसमें क्या है कि अब ये गिनती में हो गया 2, गिनती में हो गया 2, यानी अब गिनती करेंगे तो कितना ये हो गया 24। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर आपसे कोई पूछे कि 23वें लेसन का नाम बताएं, संविधान का 23वां भाग क्या है, 23वां भाग बंधु होता ही नहीं है, 23वां भाग नहीं है। हाँ, 23 भाग जो आप कह रहे हैं वो 23 भाग इसी 1 से लेकर 22 में छुपे हुए हैं। इसी 1 से 22 के अंदर कहीं क ख या ए बी सी डी करके बढ़ाया गया है। उसी प्रकार से जो 395 अनुच्छेद हैं वो 395 अनुच्छेद अभी भी हैं। कोई पूछेगा 396 अनुच्छेद की चर्चा कीजिए, 396 अनुच्छेद में क्या लिखा गया है, कुछ नहीं लिखा गया है। कोई ऐसा है ही नहीं नियम जिसके बारे में हम कहें 395 का 395 ही है। लेकिन मुझे बताइए, जैसे एक नियम 1 2 3 4 हुआ, अब कहें कि एक 4 का क भी हो गया, तो गिनती में तो वही 1 2 3 4 ही है सब, 1 2 3 4 1 2 3 4। लेकिन अगर हम इसको काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 5 नियम बन गए। ठीक उसी प्रकार से कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हम किसी किताब में पढ़ते हैं कि 445 अनुच्छेद हैं, तो गिनती में वो 445 है, गिनती में वो 445 है। लेसन के जो नियम हैं, अनुच्छेद हैं, उस नियम में वो 445 नहीं हो पाएंगे। यानी यहाँ पर 396 397 398 करके 445 नहीं किया गया है। इस 1 से लेके 395 में ही ए बी सी डी या क ख ग करके अलग अलग नियमों को बढ़ाया गया है, जिससे संख्या कितनी है 445। लेकिन ये जो अनुसूची हैं ये क ख ग करके नहीं बढ़ाए गए हैं, फाइनल अलग से ही बढ़ाए गए हैं। 8 के बाद 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची, तो ये बिल्कुल अलग है। अब मुझे लगता है कि मेरी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए, ये तो हो गया संविधान के निर्माण की प्रक्रिया। अब इसमें देखेंगे हम कि आपके दिमाग में अब ये जाएगा कि 22 भाग हैं, 395 नियम है, 12 अनुसूची है, क्या इतना हमको पढ़ना है? इतना चीज़ हम पढ़ेंगे अपने कंपटीशन के लिए, तब जाकर हमारा संविधान समाप्त होगा, तब इससे क्वेश्चन लड़ेंगे? ऐसा नहीं है। आपको इन 22 में सिर्फ 11 पार्ट से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मात्र 11 लेसन से पूछे जाते हैं। 395 अनुच्छेद है। यदि आपको 100 अनुच्छेद याद हो गए तो समझिए कि आपका काम बन जाएगा। आपके हर प्रकार के एग्जाम में 100 अनुच्छेद कम से कम आपको याद करना पड़ेगा, और जो महत्वपूर्ण होंगे वो सारे जो है आपको लिखवाएंगे कौन कौन से महत्वपूर्ण है। लेकिन ये 12 टोटल हैं ही, तो 12 को 12 पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, 12 ही है, इसलिए पूरा का पूरा 12 पढ़ लेंगे। तो कुल मिलाकर 22 में हमको 11 लेसन पर पकड़ बिल्कुल बनानी पड़ेगी, जहाँ से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलिए, अगले क्लास में हम पढ़ेंगे कि संविधान में और कौन कौन से नियम हैं। तब तक आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद।